हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी में। आज हम जूनियर अकाउंटेंट टीआरए 2013 का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसके जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको आज हम इस पेपर में देखेंगे। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम नाम है टाइम टू स्टडी सरकारी। तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवाऊंगी, उसका पूरा क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ प्लस जो आपकी आंसर की है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं या उसकी आंसर की देखना चाहते हैं तो आपको वहां से अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां से भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे टाइम टू स्टडी सरकारी तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहे हैं कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है। ठीक है, यानी कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। तो रामदेव मिश्रा जी जो है वो पारिस्थितिकी, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पालन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं, बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आपको बताना है कि जो परिवर्तन ए वाला है और परिवर्तन बी वाला है ये किस प्रकार का परिवर्तन है। अब पहला परिवर्तन तो है कि बायोगैस का उत्पादन। तो बायोगैस का उत्पादन जो होता है, जो गाय का गोबर होता है उसको लेकर के जाया जाता है बायोगैस प्लांट में और वहां पे बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। तो एक बार अगर आपने गाय के गोबर से बायोगैस बना दी तो आप बायोगैस से वापस से तो गोबर नहीं बना सकते ना। तो यानी कि ये कैसा परिवर्तन हो गया, रासायनिक। दूसरा कह रहा है बी वाला जो कथन है कि बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बायो को एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। बायोगैस अगर ईंधन के रूप में जलेगी तो एक बार जल गई तो उससे वापस से तो हम नहीं बना सकते ना। तो ये भी कैसा हो जाएगा, आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों ही प्रक्रियाएं ए और बी कैसी है, आपकी रासायनिक परिवर्तन है। तीसरा क्वेश्चन है कि लाइकोपीन वर्णक निम्नलिखित में से किस फल अथवा सब्जी में पाया जाता है। यानी कि जो लाइकोपीन वर्णक है ना, वो आपके उस फल और सब्जी में पाया जाता है जिसका रंग लाल होता है। लाइकोपीन की वजह से कैसा रंग होता है, लाल। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो टमाटर होता है वो बिल्कुल लाल लाल होता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो हमारा लाइकोपीन वर्णक है ये हमारा अनार में, ठीक है। इसके अलावा पपाया, यानी कि पपाया को क्या बोलते हैं, पपाया में, ठीक है। और गुआवा में यानी कि अमरूद में, तरबूज में, जो लाल शिमला मिर्ची आती है उसमें, ठीक है ना। और टमाटर में। तो ये मेन आपके वेजिटेबल्स हैं, इनका नाम या फ्रूट्स हैं, तो इनका नाम एक बार आप देख लेना, है ना। तो यहाँ पे टमाटर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पपाया भी पूछ लेते हैं कई बारी, अनार भी है। तो इन सबका रंग कैसा होता है, लाल ही होता है। तो ये आसान रहेगा याद करने में। तो यहाँ पे कौन सा वर्णक होता है, हमारा लाइकोपीन वर्णक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है कि मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं। तो श्रमिक मतलब वर्कर भी। अब यहाँ श्रमिक का मतलब मजदूर से नहीं समझेंगे, श्रमिक का मतलब समझेंगे कि सबसे ज्यादा काम कौन करता है। तो जनरली क्या होता है, घर में सबसे ज्यादा काम कौन करती है, औरतें करती है, फीमेल्स करती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, वंदे मादा, स्टेराइल फीमेल। यानी कि ऐसी मधुमक्खियां जो बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते, है ना, जो एग नहीं बना सकते, जो अंडे नहीं बना सकते। तो ऐसी मादाएं क्या होती हैं, श्रमिक होती हैं। वो बाकी का सारा जितना भी मधुमक्खी के छत्ते का काम होता है वो करती हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाएंगे कि डाउन सिंड्रोम के कारण है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो है वो एक प्रकार का रोग होता है। ठीक है, अब ये डाउन सिंड्रोम क्यों होता है, डाउन सिंड्रोम इसलिए होता है, ये एक गुणसूत्र दोष है। ठीक है, तो यानी कि अगर क्रोमोसोम संख्या 21 की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति में, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट होगा। अब बात ये आती है कि फर्स्ट ऑप्शन का मतलब क्या है। तो देखो हमारे शरीर में 46 गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। कितने गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, 46। अब ये 46 गुणसूत्र को हम बोलते हैं कि ये 23 जोड़ी में होते हैं। यानी कि हर गुणसूत्र की एक जोड़ी होती है। जैसे गुणसूत्र नंबर 1 की जोड़ी में दो गुणसूत्र प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही 2 की जोड़ी होगी, 3 की जोड़ी होगी। तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 पे पहुंचते हैं हम, तो उसमें दो गुणसूत्र की जगह पे कितने गुणसूत्र आ जाते हैं,
3 गुणसूत्र आ जाते हैं, यानी कि एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी। ठीक है, तो क्रोमोसोम संख्या 21 में एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो सही उत्तर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, जो सही उत्तर है वो हमारा हो जाएगा 1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 90 पे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद्य के बारे में सत्य नहीं है। जैविक खाद्य का मतलब ये होता है जब आप फल सब्जी के छिलके, है ना, या फिर गाय का गोबर, इनको यूज करके जब आप खाद्य बनाते हो तो उसको हम जैविक खाद या मैन्योर कहते हैं। ठीक है, आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है ना ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक आपका फ्रूट्स, तो वो ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत महंगे हो रखे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि क्या जो हमारा जैविक खाद है ये मृदा के जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है, बढ़ाता है। यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है, नहीं, ये जंतु से भी बना सकते हैं, फल सब्जियों से भी बनता है ना। यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, सही बात है। यह मृदा की रचना को बढ़ाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कह रहा है कि इसमें से आपको सत्य नहीं है, देखो नहीं लिखा हुआ है, यानी कि इसमें से आपको असत्य कथन देखना है। तो कौन सा असत्य कथन है कि यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है, नहीं, ये फल सब्जियों से भी बनाया जा सकता है। तो हमारा जो सही उत्तर है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यह केवल जंतु पदार्थों से प्राप्त होता है, ये कथन असत्य है, इसीलिए ये आंसर सही है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उससे पहले ये एक स्लाइड है जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स यानी कि गुणसूत्र से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके नाम हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पहला आपका डाउन सिंड्रोम, वो मैंने बता दिया, जब क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है। ऐसे ही दूसरा है एडवर्ड सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम नंबर 18 पे एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है। तीसरा है पटाउ सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम नंबर 13 पे एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है। और तीसरा है क्राई डू चैट सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 5 होता है, जैसे ये आपका क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो टूट करके अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ हिस्सा जो होता है इसका टूट के अलग हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्राई डू चैट सिंड्रोम होता है। इसमें जब बच्चा रोता है तो ऐसे बिल्ली जैसे रोती है ना, वैसे रोने की आवाजें आती हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, क्राई डू चैट सिंड्रोम। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक हल वाला है, जिसको हम ये भी बोलते हैं, अक्सर ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों का मित्र है, तो कौन है, केचुआ, जो मिट्टी की क्या बोलते हैं, उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 91 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केचुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में कि प्रथम टीका वैक्सीन किसने विकसित किया था। तो प्रथम टीका वैक्सीन जो था वो एडवर्ड जेनर ने विकसित किया था, और इन्होंने स्मॉल पॉक्स, जिसको हम नॉर्मली भाषा में माता के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं ना शरीर पर, तो इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का टीका बनाया था। ठीक है, तो टीका सबसे पहले किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने, तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। इसके अलावा लुइस पॉस्चर जो थे, इन्होंने पॉस्चराइजेशन दिया था, मतलब कि इन्होंने बोला कि किसी भी चीज को अगर आपको स्टोर करना हो या कुछ समय के लिए रखना हो, जो हम दूध के साथ करते हैं कि किस दूध को जब हम उबालते हैं लगभग 60-70 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 10 से 15 मिनट के लिए, फिर उसको ठंडा कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉस्चराइजेशन। तो लुइस पॉस्चर ने बोला कि जब आप किसी चीज को गर्म करोगे, उबालोगे, तो उसमें उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉस्चराइजेशन था वो किसने दिया, लुइस पॉस्चर ने। और कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया था, कार्ल लैंडस्टीनर जो थे इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप दिया था, यानी कि इन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में चार तरीके के एक्चुअली में ब्लड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ए ब्लड ग्रुप, दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, तीसरा होता है AB ब्लड ग्रुप, और चौथा होता है हमारा O ब्लड ग्रुप। तो ये चार तरीके के ब्लड जो ग्रुप होते हैं ये किसने बताए थे,
कार्ल लैंडस्टीनर ने बताए थे। क्वेश्चन नंबर 93, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप का चयन नहीं करना चाहिए। मतलब वो कह रहा है कि एक पादप है, एक पेड़ है जिसको पूरा वायरस ने ग्रसित कर रखा है, वायरस से बीमार है वो पेड़, तो आप उस पेड़ का कौन सा हिस्सा लोगे जहां पर वायरस नहीं होगा। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब पेड़ होता है ना, तो उसका जो तना होता है, उसका जो स्टेम होता है, तो उसका जो टिप होता है सबसे ऊपर, तने का सबसे ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, यहाँ पर वायरस नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे पेड़ का अध्ययन करना है जिसको वायरस ने ग्रसित कर रखा है, और आपको चाहिए कि आप उस पेड़ से ऐसा हिस्सा निकालो जहां पे वायरस नहीं मिलेगा, तो कहाँ नहीं मिलेगा, जो आपका स्टेम होता है ना, उसके बिल्कुल टॉप पर, यहाँ पे वायरस नहीं मिलेगा। अगर इस हिस्से को काट करके आप लैब में लेके जाओगे और देखोगे तो यहाँ पे वायरस आपको नहीं मिलेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्ररोहो अग्रक। इसका हिंदी में नाम थोड़ा सा मुश्किल है, प्ररोहो अग्रक, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा शूट एपेक्स। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, शूट एपेक्स। तो शूट का मतलब होता है स्टेम, ये तना, और एपेक्स का मतलब होता है टॉप। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अब आ जाओ अगले प्रश्न पे। वो कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया है, कि श्वसन की प्रक्रिया कैसी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। माने जब श्वसन होता है तो उसमें क्या होता है, आपका ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निकलती है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन या फिर ऑक्सीकरण क्यों है, कि जब हम श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कौन सी वायु जाती है, ऑक्सीजन, और हमारे शरीर के अंदर होता है बेटा ग्लूकोज। तो C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो जब ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिलता है तो ये टूटता है, किसमें टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं, H2O वाटर, जिसमें हमारी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है, और साथ में बनता है ATP। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन इससे अलग हो रहा है, और कार्बन किसके साथ जुड़ रहा है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एक जो अणु होता है वो टूट के किससे जुड़े, ऑक्सीजन से जुड़े, तो ऐसी अभिक्रियाओं को, जहां पे ऑक्सीजन जुड़ता है मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, और जहां ऑक्सीजन अलग हो जाता है मतलब अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन के साथ, इसलिए क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो यह अभिक्रिया कैसी हो गई हमारी, ऊष्माक्षेपी और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा कह रहा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के मुख्यतः होता है। तो सीएनजी में मुख्यतः क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। सीएनजी में मुख्यतः आपका मीथेन होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण जो होते हैं उसका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है, आपकी गाड़ियों में जो साइड में शीशे लगे होते हैं ना, उसमें किसका, वाहनों के पश्च दृष्टि दर्पण के लिए, कि मतलब पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण ऐसा होता है सी शेप का, और अंदर से इसमें क्या होता है, पॉलिश लगा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब हम इसका उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। तो पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उनका छोटा प्रतिरूप आपको किस में दिखेगा, आपके साइड वाले मिरर में दिखेगा, शीशे में दिखेगा। तो आप देख सकते हो, आप लेफ्ट राइट देख लोगे और फिर आराम से अपनी सड़कों पे वाहन चला सकते हो। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 97 कि पारा धातु का मुख्य अयस्क है। तो पारा और धातु का जो मुख्य, पारा और धातु, पारा मतलब Hg में उसको हम शो करते हैं। ठीक है, तो जो पारा है उस धातु का मुख्य अयस्क क्या है, सिनेबार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो जो ब्रोमीन होता है ये अधातु है, लेकिन कमरे पर कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 99 में बोल रहा है कि दो समतल दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं, यानी कि दो शीशे हैं जिसको हमने ऐसा रखा है, एक दूसरे के लंबवत रखे हैं।
तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई वस्तु रख दी जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो एक प्रतिबिंब तो यहाँ बनेगा, एक प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, और एक प्रतिबिंब बीच में बनेगा जहां पर वो दोनों जो कांच है वो ऐसे मिल रहे हैं। तो टोटल हमको कितने 3 प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है, तो विद्युत ऊर्जा की जो व्यावसायिक इकाई है वो क्या है आपका, किलोवाट पर घंटा या किलोवाट पर आवर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो यहाँ पर जो है हमारा जूनियर अकाउंटेंट टीआरए 2013 के जितने भी जनरल साइंस के आए हुए प्रश्न थे वो हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर के जनरल साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको शॉर्ट वीडियोस भी मिल जाएंगे ट्रिक्स के साथ में, जहां पर आपकी जनरल साइंस प्रिपेयर हो जाएगी। तो ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको प्रीवियस इन क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है हम कौन सा सॉल्व करें और आपको पढ़ने में कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।